तो आप बोल तो आवाज आई। अभी कोई बोल नहीं रहा है क्या? शुरू नहीं किया? सर, जो अभी मेन स्पीकर है ना वो अभी जुड़ेंगे। अभी ठीक है, अखिलेश जी ठीक है। जुड़ेंगे सर, तब स्टार्ट ओके। करेंगे। सर एक्चुअली जुड़ गए थे सर, लेकिन कुछ उनके पार्ट में दिक्कत आ रही है तो उन्होंने 1-2 मिनट का टाइम लिया है हमसे। अच्छा अच्छा, ठीक है, ठीक। ओके। एज प्रिंसिपल मुझे ये तो बहुत एक्सपीरियंस है बोलने का इनमें। Hello. Hi, good morning. Can you hear me? जुड़ गए ना? Hello. Good morning, Priyanka ma'am. Can you hear me? हेलो। Yeah. Hi, Priyanka ma'am. Can you hear me? यस अखिलेश जी सर, आप कंफर्टेबल हैं? कनेक्शन प्रॉपर है सर? Yeah. So I got it now connection now. I hope so. Yeah. So the video should also is working. I'm sure I'm very much audible. सर आपका साउंड थोड़ा धीरे है, थोड़ा धीरे है। Okay. Let me just. Is it fine now? प्रिंसिपल सर, सर विद योर ड्यू परमिशन शैल वी स्टार्ट? हाँ मैम प्लीज स्टार्ट। हाँ स्टार्ट कीजिए मैम प्लीज। नमस्कार। सर्वप्रथम सर्वशक्तिमान ईश्वर को नमन, माँ सरस्वती को वंदन। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम एवं अभिनंदन। आज का यह वेबिनार राजकीय शाकंभर पीजी महाविद्यालय द्वारा संचालित तत्वाधान में किया जा रहा है, जिसका मुख्य थीम है एंटरप्रेन्योरशिप या उद्यमिता। आज के इस कार्यक्रम में भाग लेने, हमसे जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार एवं धन्यवाद। डॉक्टर प्रियंका शर्मा, सहायक आचार्य प्राणी प्रेरणा के स्रोत परम आदरणीय प्राचार्य कैप्टन डॉक्टर ज्ञान प्रकाश दाइमा जी सर का मैं वंदन करती हूँ। कार्यक्रम में सादर आमंत्रित आज के हमारे मुख्य अतिथि एवं एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्टार्टअप जगत के दिग्गज प्रख्यात वक्ता परम सम्मानीय श्री अखिलेश त्रिवेदी जी का एवं आभार व्यक्त करती हूँ, जिन्होंने बहुत ही सहजता से हमारे निवेदन को स्वीकार किया, अपने व्यस्ततम समय में से कुछ बहुमूल्य समय हमें दिया ताकि हम आपकी विषय विशेषज्ञता से कुछ लाभ ले सकें, कुछ सीख सकें। आज हमारे लिए स्वर्णिम अवसर है सर। मैं स्वागत करती हूँ महाविद्यालय परिवार के वरिष्ठ संकाय सदस्य प्रोफेसर दीपक कुमार शर्मा सर का, मोहम्मद अनवर कुरैशी जी सर का, आईआईसी प्रेसिडेंट डॉक्टर जया राय मैडम का, अन्य सभी सम्मानित संकाय सदस्य, इसके अलावा सभी प्रतिभागी, ऑनलाइन माध्यम से जुड़े अन्य अतिथिगण एवं विद्यार्थी, आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। महाविद्यालय में इनोवेटिव इकोसिस्टम को सुदृढ़ करने हेतु एवं एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्टार्टअप के कल्चर को बढ़ावा देने हेतु वर्ष भर शिक्षा मंत्रालय इनोवेशन सेल के निर्देशन में विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया जाता है। आज का ये वेबिनार भी, जिसका थीम एंटरप्रेन्योरशिप है, इसमें विद्यार्थियों को, मुख्य रूप से विद्यार्थी, बाकी सभी प्रतिभागियों को एंटरप्रेन्योरशिप के महत्व के बारे में बताने के लिए, इसमें रोजगार के जो अवसर हैं उसके महत्व के बारे में बताने के लिए और एंटरप्रेन्योरशिप या स्टार्टअप के लिए प्रेरित करने हेतु आज का व्याख्यान आयोजित किया गया है, जिसमें 2 सेशंस रहेंगे। फर्स्ट सेशन इनोवेट टू आइडिएट, हाउ टू बिल्ड वैलिडेट यूनिक आइडिया, जिसके अंतर्गत हम सीखेंगे कि किस तरह से किसी भी आइडिया को हम
जनरेट कर सकते हैं और उसको प्रॉपर तरीके से किस तरह से स्टार्टअप या एंटरप्रेन्योरशिप तक की जर्नी को हम लेके जा सकते हैं। दूसरा सेशन है रोल ऑफ इंक्यूबेशन सेंटर्स इन नर्चरिंग एंटरप्रेन्योर टैलेंट, जिसमें हम एंटरप्रेन्योरशिप या एंटरप्रेन्योर टैलेंट को सपोर्ट करने के लिए इंक्यूबेशन सेंटर्स का क्या रोल होता है इसके बारे में जानेंगे। तो आज के मैं सभी प्रतिभागियों से निवेदन करती हूँ कि आज का सेशन आप लोग सभी अटेंटिवली और सभी ध्यान से सुने समझें, क्योंकि ये एक हमारे लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि अखिलेश जी सर का हमें आज सेशन मिल रहा है, इनके मार्गदर्शन में हम कुछ सीख सकेंगे। कार्यक्रम के विस्तृत रूपरेखा, स्वागत संबोधन एवं विशिष्ट अतिथि के संक्षिप्त परिचय हेतु मैं सादर आमंत्रित करती हूँ हमारे परिवार के मुखिया, हमारे संरक्षक प्राचार्य डॉक्टर ज्ञान प्रकाश दाइमा जी सर का। सर, आप सादर आमंत्रित। थैंक यू प्रियंका। आप सभी को मेरा नमस्कार और सादर प्रणाम। गवर्नमेंट कॉलेज सामरलेक की IIC के तत्वावधान में जूम प्लेटफॉर्म पर आयोजित इस वेबिनार में मैं आज के रिसोर्स पर्सन, कॉलेज के अन्य सभी फैकल्टी मेंबर्स, डियर स्टूडेंट और अन्य पार्टिसिपेंट, मैं आप सभी का इस वेबिनार में खैर मकदम करता हूं, वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं। सबसे पहले तो मैं थैंक्स बोलना चाहूंगा आज के रिसोर्स पर्सन मिस्टर अखिलेश जी को, कि जिन्होंने हमारे छोटे से निवेदन के ऊपर और बहुत ही अल्प अवधि में इस कार्यक्रम में अपना सारगर्भित उद्बोधन देने की आपने स्वीकृति प्रदान की। सर, आपके उद्बोधन से हमारे महाविद्यालय के और समस्त विद्यार्थी और जितने भी पार्टिसिपेंट इसमें भाग ले रहे हैं सभी निश्चित रूप से लाभान्वित होंगे, ऐसी मुझे अपेक्षा है। अब मैं सर का एक ब्रीफ परिचय, संक्षिप्त परिचय आप सबसे देना चाहूंगा। आप श्री अखिलेश जी स्टार्टअप और एंटरप्रेन्योरशिप इकोसिस्टम के ग्लोबल मेंटर और स्ट्रेटेजिस्ट हैं। आप भारत की जो प्रीमियम इंस्टीट्यूशंस हैं और कम्युनिटीज जैसे कि IITs, बिट्स पिलानी के मोटिवेशनल आप स्पीकर हैं, मेंटर भी हैं और पैनलिस्ट और जूरी मेंबर भी हैं। और ये हम सभी का सौभाग्य है कि इतने बड़े व्यक्तित्व का आज हम सबको जो है उद्बोधन सुनने को मिल रहा है। आप सिम्बायोसिस पुणे से मैनेजमेंट में मास्टर डिग्री प्राप्त हैं। बेंगलुरु यूनिवर्सिटी से आपने इंस्ट्रूमेंटेशन टेक्नोलॉजी में आपने BTech किया हुआ है। दिल्ली यूनिवर्सिटी से आपने BSc और PGDCA भी किया हुआ है और इसके अतिरिक्त फ्रेंच में आपने सर्टिफिकेट कोर्स किया है और यूनाइटेड स्टेट्स से सर्टिफाइड ब्रांड बेंच आप प्रोफेशनल हैं। आप स्टार्टअप cheers.com के फाउंडर और CEO हैं। हालांकि सर का CV काफी बड़ा है, बहुत लंबा है, माफी चाहूंगा मैं, क्योंकि फिर प्रोग्राम पूरा हो नहीं पाता है। मेन जो बात है स्पीकर की इसमें होती है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी को विराम करता हूं और हम सब की ओर प्रेरणादायक और से हम सभी को लाभान्वित करें। थैंक यू सर। जय हिंद, जय भारत। प्रियंका मैम, आप शायद म्यूट हैं, प्लीज अपने कंक्लूड करें। थैंक यू सर आपके उद्बोधन के लिए। मैं सभी पार्टिसिपेंट से विनम्र अनुरोध करना चाहूंगी, कृपया आप अपना वीडियो ऑडियो म्यूट रखें ताकि किसी तरह का कोई व्यवधान ना आ सके। फीडबैक फॉर्म कुछ क्षणों में शेयर कर दिया जाएगा, जिसे आप फिल करें ताकि आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे आपको अपना सर्टिफिकेट मिल सकेगा। और आज के सेशन को आप ध्यान से सुनिए। आपके कोई भी प्रश्न है आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं और सेशन के एंड में हम उन्हीं सभी प्रश्नों को
हमारे विषय विशेषज्ञ के सामने रखेंगे ताकि आपके सभी प्रश्नों का उत्तर आपको मिल सके। अब मैं आज के विषय विशेषज्ञ परम सम्माननीय श्री अखिलेश द्विवेदी जी को आमंत्रित करती हूँ कि वो अपना व्याख्यान हमें लाभान्वित करें। सर। धन्यवाद प्रियंका जी। सबसे पहले आप सबको शिक्षक नमन, अतिथिगण, अध्यापकगण और विद्यार्थी जो आज आने वाले देश का भविष्य है, मेरी तरफ से आप सबको है। और मैं सबसे पहले धन्यवाद भी देना चाहूंगा शाकंभर पीजी कॉलेज का, जिन्होंने मुझे ये अवसर दिया कि मैं अपने एक्सपीरियंस और अपने डोमेन एक्सपर्टीज को स्टार्टअप और एंटरप्रेन्योरशिप के मेंटरशिप के एक्सपीरियंस को आप सब लोगों के साथ में साझा करूं। खुशी इस बात की है कि जो जनरेशन और जो ग्लोबल एरा इस वक्त स्टार्टअप और एंटरप्रेन्योरशिप का हमारे देश में और इस दुनिया में है, आप उन सब के साक्षी हैं। और शायद आप बहुत लकी हैं, किस्मत वाले हैं कि आने वाले कुछ वर्ष, यहाँ तक कई वर्ष, स्टार्टअप और एंटरप्रेन्योरशिप के लिए बहुत ही सुनहरा भविष्य लेके हुए थे। मैं अपना स्क्रीन शेयर करना चाहूंगा। जो पहला प्रेजेंटेशन है, उस प्रेजेंटेशन की रूपरेखा काफी कुछ हमारे विद्यार्थी, रिसर्चर्स या फिर स्कॉलर्स और इवन फैकल्टी मेंबर्स जो किसी भी स्टार्टअप या किसी भी आइडिया और कंसेप्ट को आगे स्टार्टअप में कन्वर्ट करना चाहते हैं, ये उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है। किसी भी आइडिया को, किसी भी कंसेप्ट को हम किस तरह से स्टार्टअप के वैल्यूएशन पे या स्टार्टअप के धरातल पे नापें, और ये समझें कि स्टार्टअप पे जब उस कंसेप्ट को, आइडिया को हम वैलिडेट करेंगे तो कमर्शियल सक्सेस कितनी मिल सकती है। मैं डॉक्टर प्रियंका शर्मा जी से अनुरोध करूंगा कि अगर आप मुझे स्क्रीन शेयर करने राइट्स हैं, मुझे स्क्रीन शेयर Yes, sir. Screen is visible now, sir. ओके मैम। So I hope the screen is quite visible now. Yes, sir. Okay. Yes. So let's start our presentation. एक brief presentation है, और normally मेरे presentation में अधिकतर कहानियां होती हैं, रोल मॉडल्स होते हैं, कुछ एक्सपीरियंसेस होते हैं और कुछ लाइव स्टोरीज होती हैं आप ही की तरह स्टार्टअप्स की, एंटरप्रेन्योर्स की, जिन्होंने अपने क्षेत्र में एक छोटे से कंसेप्ट को एक बड़े लेवल पे ले जाने में बहुत बड़ा काम किया है। सो इनोवेट टू आइडिएट, यानी हम किस लेवल पे कमर्शियल स्टार्टअप में तब्दील कर सकते हैं, और उससे पहले क्या क्या वैलिडेशन पॉइंटर्स हैं, आज हम इसकी बात करेंगे। सबसे पहले एक बहुत अहम सवाल हर किसी के जहन में आता है, चाहे वो विद्यार्थी है, वो स्कॉलर है, रिसर्चर है, या इवन कोई भी स्टार्टअप के कंसेप्ट को लेके जो पहला स्टेप होता है कि स्टार्टअप या एंटरप्रेन्योरशिप है क्या, या मेरे आइडिया और मेरे कंसेप्ट में ऐसा क्या है जो एक स्टार्टअप के लेवल पे या एक स्टार्टअप पे उसको मैं ले जा सकता हूँ। और ये सवाल, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल, $1 बिलियन सवाल है कि क्या मेरा आइडिया इस लेवल का है कि उसको हम नेक्स्ट लेवल पे एक कमर्शियल स्टार्टअप में कन्वर्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। इसका जवाब सुनने से पहले या जानने से पहले मैं आपके साथ एक छोटा सा गेम खेलना चाहता हूँ, और वो गेम बहुत सिंपल है। यहाँ पर 4 कैटेगरीज हैं, म्यूजिशियन, एंटरप्रेन्योर, स्पोर्ट्समैन और एक कहना चाहिए एक्टर, बॉलीवुड एक्टर। और मैं आपको 4 तस्वीरें दिखाऊंगा, उन तस्वीरों के साथ ही मेरा एक छोटा सा प्रश्न होगा। और वो 4 तस्वीरें हैं, जो म्यूजिशियन है, जो एक्टर हैं, जो एंटरप्रेन्योर है और स्पोर्ट्स पर्सन है। सवाल बहुत सिंपल है, क्या आप इन शख्सियत को पहचानते हैं? आई एम श्योर ऑडियंस में बहुत सारे लोग
या शायद सभी लोग इन सेलिब्रिटीज को बहुत अच्छे से पहचानते हैं। पर असली सवाल अब आएगा। असली सवाल है कि जो ये म्यूजिशियन है या जो स्पोर्ट्स पर्सन है या पेटीएम के जो फाउंडर हैं या बॉलीवुड एक्टर हैं, इन सब के बीच में एक कॉमन कड़ी क्या है? इन सब के बीच में एक कॉमन कैरेक्टरिस्टिक क्या है? ऐसा क्या है, एक एट्रीब्यूट या एक ऐसी क्वालिटी जो इन चारों को आपस में जोड़ती है? मैं प्रियंका मैम से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर ऑडियंस में से कोई जवाब देना चाहे तो वो अनम्यूट करके अगर आप में इस से कोई भी इस सवाल का जवाब देना चाहता है, हैंड रेज करिए, हम उसे अनम्यूट करेंगे। मैं क्वेश्चन रिपीट कर देता हूँ। इन चारों की शख्सियत के बीच में ऐसा क्या कॉमन है जो आपको लगता है कि ये इनको इस मुकाम पे लेके गया है? कोई भी स्टूडेंट कोई बताना चाहेगा? या आपको क्या लगता है इन चारों के अंदर ऐसा कौन सा कॉमन कैरेक्टरिस्टिक है जो इनको आपस में जोड़ता है, जो इन चारों में कॉमन है, चारों में एक शुभ्रा? सिंगल एट्रीब्यूट? यस शुभ्रा, आप बताना चाहोगे? हेलो मैम। जी बताइए। हाँ जी विवेक। जी मैम, इनमें सबसे ज्यादा जो रिस्क लेने की क्षमता है वो है जो इनको आगे बढ़ाती है। ओके, बिल्कुल सही कहा आपने। इन चारों ने Yes, sir. कहीं ना कहीं और अपने कोई जीवन में student? और अपने कैरियर में रिस्क लिए। कोई और वाइल्ड गेस? और कोई स्टूडेंट? संजय, अशोक, ओके, एक ट्राई और कर लेते हैं। कोई किसी का जवाब? इन चारों में ऐसा क्या कॉमन या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो इन चारों को एक ही प्लेटफॉर्म पे लेके आते हैं? इन चारों ने ऐसा क्या कॉमन किया है जो आपको लगता है ये आपस में जुड़े हुए हैं? ओके, सो मैं आपको इसका जवाब बताता हूँ। बहुत ही सरप्राइजिंग जवाब है इसका। किसी ने बहुत अच्छा एक ऑलरेडी आंसर दिया है कि इन चारों ने रिस्क लिया है, लेकिन उन सबसे पहले इन सब के बीच में एक कॉमन कैरेक्टरिस्टिक है। ये चारों सेलिब्रिटीज जो अपने अपने फील्ड में महारत और नाम कमा चुके हैं, ये चारों इंजीनियर्स। म्यूजिशियन शंकर महादेवन कंप्यूटर साइंस इंजीनियर है। पेटीएम के फाउंडर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर है। सोनू सूद जिनको आप सब लोग जानते हैं, कोरोना उन्होंने काफी अच्छा सोशल वर्क किया है, ये इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर है। यानी एक इंजीनियरिंग डिग्री होने के बावजूद भी इन्होंने अपने उस पैशन को, अपने उस इंटरेस्ट लेवल को जागृत किया, पहचाना और अपने एक नई फील्ड में जाके एक नया मुकाम बनाया। जो थोड़ी देर पहले आपसे मैंने स्टार्टअप का एक सवाल किया था कि कौन सा आइडिया स्टार्टअप के लायक है या कौन सा आइडिया है जिसको हम स्टार्टअप के लेवल पे ले जा सकते हैं, उसका यही जवाब है। वो आइडिया, वो कंसेप्ट जो आपके पैशन से जुड़ा। स्टार्टअप्स में ये जरूरी है कि आपके एकेडमिक्स क्या है, आप किस बैकग्राउंड से हैं, या मैं ये तक नहीं मानता कि स्टार्टअप में हमेशा सिर्फ फंडिंग या फाइनेंस चाहिए। सबसे पहले सबसे ज्यादा जरूरी है आपका इंटरेस्ट लेवल, आपका पैशन। पैशन यानी उसके लिए आप अपने आप में सबसे बड़ी रिस्क, जो थोड़ी देर पहले किसी ने कहा, वो लेने को तैयार और डेडिकेटली कमिटली आप उस पर्टिकुलर कंसेप्ट के लिए सस्टेन करके काम करें। तो इन चार पर्सनालिटीज ने ये बताया है कि इनके डोमेन एरिया, इनके लिए अपने आप में एक स्टार्टअप थे। कोई म्यूजिशियन बनना चाह रहा था, कोई स्पोर्ट्स में जाना चाह रहा था, किसी ने एक पेटीएम जैसा स्टार्टअप बनाया और उससे पहले उन्होंने 2-3 स्टार्टअप और भी ट्राई किए, इरिस्पेक्टिव उनकी क्वालिफिकेशन क्या थी। स्टार्टअप और एंटरप्रेन्योरशिप एक वो फील्ड है जो आपके अपने खुद के अंदर की क्वालिटी को, एक टैलेंट को, आप क्या बनना चाहते हैं, आप किसके लिए बने और आपका पैशन क्या है, ये आइडेंटिफाई करने में भी आपको बहुत हेल्प करता है। अब ये समझना भी बहुत जरूरी है कि क्या हर आइडिया स्टार्टअप, क्या हर कंसेप्ट या हर मेरा एक रिसर्च वर्क स्टार्टअप में तब्दील हो सकता है?
मैं आपको बहुत गूढ़ और एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट समझाना चाहता हूँ कि स्टार्टअप एक्चुअली है क्या। एक नॉर्मल एंटरप्रेन्योरशिप जिसको कहते हैं अपने आप काम करने की क्षमता और अपने काम में एक काम शुरू करने की क्षमता, और एक स्टार्टअप में थोड़ा सा फर्क होता है। अगर मैंने मोबाइल रिपेयरिंग शॉप खोली है, मैंने बुटीक चलाया है, मैंने कोई ट्रेडिंग बिजनेस किया है, वो एंटरप्रेन्योरशिप के पार्ट है। यानी वो भी अच्छा काम है कि आप अलग हटके एक एंटरप्रेन्योरशिप या एक अपना काम शुरू कर रहे हैं। लेकिन क्या हर एंटरप्रेन्योरशिप एक्टिविटी स्टार्टअप है? ऐसा जरूरी नहीं, थोड़ा सा फर्क है। और ये फर्क एक बहुत बड़े कंसेप्ट को, आइडिया को डिफरेंशिएट करने के लिए आपकी मैं बताता हूं इसमें मेन फर्क क्या है। सबसे बड़ी स्टार्टअप या जो भी एक बिजनेस या एंटरप्रेन्योरशिप आप शुरू करना चाह रहे हैं, उसमें 3 बातों को आप बहुत इंपॉर्टेंटली ध्यान रखें। सबसे इंपॉर्टेंट है, क्या वो एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है? क्या किसी प्रॉब्लम का आप सॉल्यूशन दे रहे हैं? क्या किसी की प्रॉब्लम को आपने एड्रेस किया है? सेकंड, उसका सोशल इम्पैक्ट क्या है? समाज में, देश में, सोसाइटी में क्या मैसेज और क्या आपके सॉल्यूशन से आ रहा है? और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट, या आपके आसपास लोगों के जीवन में आपके स्टार्टअप के थ्रू आने वाला या आएगा। किसी भी कंसेप्ट और आइडिया को आप 3 पैरामीटर से जरूर तौलिए, क्योंकि आज के वक्त में आप गूगल से लेके जोमेटो की बात करें, फ्लिपकार्ट से लेके स्विगी की बात करें, मीशो से लेके स्नैपडील की बात करें, इन सब ने कहीं ना कहीं हमारी प्रॉब्लम्स को ही सॉल्व किया है। ये सिंपल ट्रेडिंग किसी ने ये सोचा कि हम किसी के पसंदीदा खाने को डिस्काउंट करके उनके घर तक पहुंचाएं। ई कॉमर्स वेबसाइट पे दुनिया के सारे प्रोडक्ट्स को लाइन अप करके उनके घर तक हम डिलीवरी कराएं। ये अपने आप में एक startup है। तो ये सारे कंसेप्ट अपने आप में प्रॉब्लम सॉल्विंग कंसेप्ट है। अगर आपका आइडिया इन 3 पैरामीटर्स पे, प्रॉब्लम सॉल्विंग, सोशल इम्पैक्ट और बदलाव लाने वाले पैरामीटर्स पे एकदम खरा उतरता है, तो मान के चले कि वो स्टार्टअप है और उस काफी कुछ नया कर सकते हैं। छोटी सी आपको एक कहानी सुना, किस तरह की पिक्चर्स आपने न्यूज में, इंटरनेट पे, सोशल मीडिया पे कई जगह देखी होगी। और ये छोटी सी एक आर्मी की, पुलिस की ड्रिल एक्सरसाइज है, जहां पर जमीन के अंदर जो बॉम्ब छुपे होते हैं, किसी टेररिस्ट एक्टिविटी के बाद उनको ढूंढा जा रहा है। ये एक मैनुअल एक्टिविटी, और उस मैनुअल एक्टिविटी में कई बार हमारे पुलिस और हमारे आर्मी फोर्सेस को कैजुअलिटीज भी हो जाती है। ठीक यही न्यूज करा, यही न्यूज कुछ वक्त पहले टीवी पे, इंटरनेट पे और अखबारों में आ रही थी। और इस न्यूज के दौरान किसी एक शख्स जिनका नाम था हर्षवर्धन झाला, उन्होंने हमारे आर्मी के पर्सन्स या हमारे पुलिस पर्सन जमीन में छुपे हुए बॉम्ब को ढूंढने की कोशिश करते हैं, तो उस पर्टिकुलर बॉम्ब में कई बार ढूंढते वक्त कैजुअलिटीज होने के चांसेस। हर्षवर्धन झाला जी ने एक छोटा सा सॉल्यूशन निकाला, और उस सॉल्यूशन के थ्रू बिना मैनुअल इंटरफ्रेंस के हम उस बॉम्ब को ढूंढ सकते हैं, डिफ्यूज कर सकते हैं और अपनी मैनुअल कैजुअलिटीज को बचा सकते हैं। मैं प्रियंका मैम से अनुरोध करूंगा कि ऑडियंस में अगर कोई अनम्यूट है तो प्लीज उनको म्यूट कराएं, थोड़ी सी डिस्टरबेंस या बाहर की साउंड आ रही है। हर्षवर्धन झाला जी ने एक छोटा सा डिवाइस बनाया, सभी एक ड्रोन टाइप स्टूडेंट डिवाइस से बनाया। स्टूडेंट प्लीज अपने आप को हर्षवर्धन झाला जी ने स्टूडेंट्स अपने आप को म्यूट करिए। न्यूज सीखी हो। सर एक्चुअली होस्ट, जी सर।
ओके, सो हर्षवर्धन जाला ने जब ये न्यूज देखी कि ये जो बहुत ही कॉमन है, जहाँ पर बहुत सी आर्मी और पुलिसमैन जमीन में छुपे हुए बॉम्ब को ढूंढने की कोशिश करते हैं, उसमें कई बार कैजुअलिटीज हो जाती हैं, तो उनको बहुत वो आहत हुए। उनको लगा कि कोई ऐसा सोल्यूशन होना चाहिए जिसके थ्रू हम अपने आर्मी और पुलिस फोर्सेस को, उनकी जान को बचा पाए, उनकी कैजुअलिटीज को कम कर पाए। उन्होंने एक छोटा सा डिवाइस, ड्रोन नुमा एक डिवाइस बनाया। उस डिवाइस के अंदर उन्होंने सेंसर्स लगाए, कैमरा लगाए, और उसी के नीचे उन्होंने छोटा सा एक पेलोड लगाया। पेलोड यानी उस डिवाइस के थ्रू जब भी बॉम्ब को रिमोटली मॉनिटर किया जाता है, उसको ढूंढा जाता है, डिफ्यूज किया जाता है, तो बॉम्ब जमीन के अंदर ही डिफ्यूज हो जाता है, कोई भी मैनुअल इंटरफ्रेंस नहीं होती। और इस तरह 200, 300, 400 मीटर दूर बैठकर हम अपने लैपटॉप या किसी भी डिवाइस से उस पर्टिकुलर ड्रोन को कंट्रोल कर सकते हैं, और 300 मीटर दूर किसी भी जमीन में 2 से 5 मीटर अंदर छुपे हुए बॉम्ब को डिफ्यूज कर सकते हैं। हर्षवर्धन झाला जी ने इसका प्रेजेंटेशन पुलिस डिपार्टमेंट को दिया, गवर्नमेंट ऑफ गुजरात को दिया, और डीओआईटी यानी डिपार्टमेंट ऑफ आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने उनके इस पर्टिकुलर डिवाइस को रिकॉग्नाइज किया, 5 करोड़ की फंडिंग दी, और आज ये डिवाइस कमर्शलाइज हो गया है। मैं आपको मिलवाना चाहूंगा, मुझे बहुत ही फक्र और बहुत ही प्राउड होता है हर्षवर्धन झाला जी से आपको इंट्रोडक्शन कराने में, उनके बारे में बोलने में और बताने में, क्योंकि जिस वक्त ये न्यूज आ रही थी और जिस वक्त हर्षवर्धन झाला जी ने इस डिवाइस के बारे में सोचा, हर्षवर्धन झाला जी एक्चुअली मात्र 14 साल के, यानी 3 साल पहले वो अपने 10वीं के बोर्ड के एग्जाम की तैयारी कर रहे थे, और इस न्यूज ने उनको अंदर तक हिला दिया। उनको लगा कि जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स या पुलिस वाले हमारी रक्षा के लिए इतना खतरनाक काम कर रहे हैं, उनकी ह्यूमन कैजुअलिटी को हम किस तरह से रोक सकते हैं। उन्होंने अपने खिलौने की अलमारी से एक छोटा सा ड्रोन निकाला, उसमें कैमरे लगाए, उसकी टेस्टिंग करी, और फाइनली उस टेस्टिंग के थ्रू उन्होंने एक प्रोटोटाइप बनाया, और सरकार और अपने स्कूल और अपने डिपार्टमेंट की मदद से उन्होंने इसको कॉमर्शलाइज किया। आज हर्षवर्धन झाला जी ने एक स्टार्टअप कंपनी भी बना ली है, एरोबोटिक्स 7 के नाम से। प्रोबेबली वो शायद यंगेस्ट सीईओ हैं इस पर्टिकुलर कंपनी के। मात्र 14 साल की उम्र में उन्होंने जो आइडिया, जो प्रोटोटाइप और जिस कंसेप्ट को उन्होंने सोचा, वो किसी ना किसी प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन था, वो किसी ना किसी एक बहुत बड़े कैजुअलिटी का अपना सॉल्यूशन था, और इसी का नाम स्टार्टअप है। ऐसी न्यूज हम सब ने हमेशा देखी होंगी, अखबारों में पढ़ी होंगी, लेकिन हम में से कितने लोगों ने ये सोचा होगा कि क्यों ना इसको रिजॉल्व करें, इसको सॉल्व करें। वो न्यूज अखबार के पन्ने में कभी दब नहीं गई। तो हर्षवर्धन झाला ने, 10वीं क्लास के छात्र ने 2.5 से 3 साल पहले इस पर्टिकुलर डिवाइस को बनाकर अपने आप में एक बहुत बड़ा काम किया है। मैं कोशिश करूंगा एक वीडियो प्ले करने में, जिसमें आप इनका डिवाइस और उसका ऑपरेशन देख सकते हैं। आई एम श्योर ये वीडियो और ऑडियो स्क्रीन पर शेयर होकर चलेगा। ओके, आई थिंक कुछ होस्टिंग राइट्स। सो अल्टीमेटली सक्सेस मंत्र क्या है? सक्सेस मंत्र बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टार्टअप के आइडिया को एक लेवल पे ले जाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है हम किसी प्रॉब्लम को एड्रेस करें। हम सिंपल कोई ट्रेडिंग या प्रॉफिट कमाने के लिए बिजनेस ना करें, वो अपने आप में अच्छी बात है, लेकिन हम किसी की प्रॉब्लम को जब सॉल्व करते हैं तो एक सोशल इम्पैक्ट और एक बदलाव आने की कोशिश होती है। और वही बदलाव आज हमारे जीवन में गूगल से लेकर जोमेटो या फ्लिपकार्ट से लेकर स्विगी ने लेके आए हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है सोल्यूशन अप्रोच। जीवन में कितनी बार ये पल आते हैं जब प्रॉब्लम हमेशा हमें एक बहुत बड़े हाथी की तरह लगती है, प्रॉब्लम हमारे सामने बहुत बड़े एक तूफान की तरह खड़ी होती है, और हमें ऐसा लगता है कि शायद इस प्रॉब्लम को हम कभी भी झेल नहीं पाएंगे। ये नॉर्मल अप्रोच होती है, लेकिन जो स्टार्टअप की अप्रोच होती है, जो एंटरप्रेन्योर्स की सोच होती है, वो बिल्कुल डिफरेंट होती है। प्रॉब्लम उनके लिए भी बराबर है, लेकिन बजाय उसको धकेलने की, वो उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करें, उसको सॉल्व करने की कोशिश करें। स्टार्टअप के अंदर अगर आप अपने आसपास 200, 300, 500 मीटर के अंदर ही देखें, आपके कॉलेज में, आपके घर के आसपास न जाने कितनी इतनी प्रॉब्लम्स हैं, चाहे वो वेस्ट मैनेजमेंट है, चाहे वो फूड टेक है, हेल्थ केयर है, कुछ ना कुछ सॉल्यूशन आपके माइंड में हमेशा है। और ये देखें कि उस प्रॉब्लम का क्या सटीक सॉल्यूशन आप अपने आइडिया से दे सकते हैं। एक और बहुत छोटी सी कहानी है, लेकिन बहुत ही इंस्पायरिंग कहानी। ये पेंसिल नुमा जो एक पेंसिल है, जो हम बचपन से यूज करते आ रहे हैं, शायद अपने जीवन में सबसे पहले हमने लिखना पेंसिल से ही सीखा। लकड़ी के अंदर एक लेड
ये छोटी सी पेंसिल जब फेंकी जाती है तो शायद एनवायरनमेंट में कुछ ना कुछ पोल्यूशन पैदा करती है। और इसी पेंसिल के साथ जयपुर राजस्थान में एक स्टार्टअप ने, एक एंटरप्रेन्योर ने एक बहुत ही इनोवेटिव आइडिया सोचा। उन्होंने हर पेंसिल के निब यानी टॉप के ऊपर एक छोटा सा कैप्सूल लगाया। उस कैप्सूल के अंदर एक पौधे का बीज डाला और हर बच्चे से ये कहा कि जब भी आपकी पेंसिल खत्म होने लगे और इस लेवल पे आ जाए जिसको आप पकड़ के काम ना कर पाए तो उसको फेंकिएगा नहीं, उसको किसी गमले में उल्टा करके लगा दीजिए या मिट्टी में फेंक दीजिए। यानी पेंसिल का जो ऊपर वाला सिरा है जहाँ पर वो कैप्सूल है और कैप्सूल के अंदर जो बीज है वो जब मिट्टी के अंदर जाएगा, गमले में जाएगा, वो एक पौधे का रूप निकल के बाहर आएगा। हम हमेशा सुनते हैं एक कागज को बनाने के लिए या पेंसिल को बनाने के लिए इतने पेड़ काटे, लेकिन इस स्टार्टअप ने उस पेंसिल के ऊपर एक छोटा सा कैप्सूल और उसके अंदर एक पौधे के बीज को लगाकर एक नए पेड़ को जन्म दिया। यानी आज हर पेंसिल जो वेस्ट हो चुकी है वो एक पौधे के रूप में, एक पेड़ के रूप में आगे आ रही है। कोरोना काल ने हमें ये सिखा दिया था एक एक पल, एक एक क्षण में ऑक्सीजन की क्या वैल्यू है। अगर आज हजारों लाखों पेंसिल डस्टबिन में फेंकी जाती है, अगर वही पेंसिल्स हम एक पौधे के रूप में गमले के अंदर एक मिट्टी में उसको डाल दें तो शायद उतने ही पेड़ निकल के हमें वही स्वच्छ ऑक्सीजन और हवा दें। छोटा सा आइडिया था, लेकिन आज अपने आप में नेशनल लेवल का आइडिया बन गया है, इंटरनेशनल लेवल का आइडिया बन गया है। और मुझे बहुत खुशी है इनसे मिलवाने में। इनके स्टार्टअप का नाम है सरप्राइज समवन। पिंकी श्रीवास्तव जो जयपुर के एंटरप्रेन्योर हैं, इन्होंने एक छोटे से कंसेप्ट को, एक छोटी सी प्रॉब्लम को कि जो पेंसिल्स खत्म हो जाती है, फेंकी जाती है, कैसे उसको रीयूज करें और रीयूज करके क्या सोशल इम्पैक्ट दें, उसके ऊपर उन्होंने बहुत बड़ा काम किया है। सबसे इंपॉर्टेंट ये कि आज की जनरेशन में बच्चों को ये समझ में आया है कि इन चीजों को वेस्ट नहीं समझना चाहिए, इन चीजों से भी हम कुछ नया और अलग हटके कर सकते हैं। इमेजिन कीजिए आपके घर का छोटा सा बच्चा जब उस पेंसिल को जो खत्म हो चुकी है उसको गमले में उल्टा करके रख देता है और रोज उसमें पानी देता है और उसमें कल को एक पौधा, एक फूल या किसी भी तरह का एक पेड़ आगे जाके बनता है, तो उसके लिए वो कितना बड़ा अचीवमेंट है। तो एक बहुत बड़ा मैसेज है समाज को, एंटरप्रेन्योरशिप को, कि हर वेस्ट में कहीं ना कुछ एक बहुत बड़ा रिन्यूएबल सॉल्यूशन छुपा हुआ है। मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, एक दो स्टार्टअप और हैं। घर के बाहर कितनी बार हमने कचरा अपने घर के बाहर देखा है, गली में देखा है, ऑफिस घरों या हॉस्टल के बाहर देखा है। जब भी हम उस कचरे को अपने घर के बाहर, गेट के बाहर, गली में, सड़क पे देखते हैं, अधिकतर लोग उसमें हमेशा ये कहते हैं कि म्युनिसिपैलिटी ने कचरा नहीं उठाया, लोगों को कचरा फेंकने की आदत सही नहीं है, लोग कहीं भी कूड़ा डाल देते हैं। यानी हम हमेशा क्रिटिकल होते हैं, हम हमेशा ब्लेम करते हैं। अधिकतर लोग ब्लेम करके अपना रास्ता साइड से चले जाते हैं, लेकिन कितने स्टार्टअप्स ऐसे हैं जो उस कचरे से और उस कचरे को समेट के आज शायद मैन्योर बना रहे हैं, खाद बना रहे हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए टूल्स बना रहे हैं, बायोगैस बना रहे हैं और आगे बायोडीजल की शुरुआत हो चुकी है। तो जो कचरा किसी के लिए कचरा है, एक क्रिटिसिज्म है, वही प्रोडक्ट कि एक एंटरप्रेन्योर के लिए एक सॉल्यूशन है और एक समाज में एक बहुत बड़ा सोशल इम्पैक्ट है। इन सब लोगों ने एक्चुअली किया क्या? इन सब लोगों ने अपने आप में एक सोच को बदला, यानी थिंक डिफरेंट जो एक कंसेप्ट है। एक 14 साल के बच्चे ने अपने खिलौने की अलमारी से एक ड्रोन को निकाला, उसमें कैमरे लगाने की कोशिश करी, सेंसर्स लगाए और अपने आप में एक ऐसा डिवाइस बनाया जो आज हमारी पुलिस और अपनी आर्मी की फोर्सेस की जान बचा रहा है, कैजुअलिटीज को नील कर रहा है। पिंकी श्रीवास्तव ने उन छोटी छोटी पेंसिल के टुकड़ों को उठाकर पौधों में और पेड़ों में कन्वर्ट किया। इन सब ने अपनी सोच से बाहर जाकर कुछ डिफरेंट सोच सोचा और जो सोच के उन्होंने सॉल्यूशन निकाला उसी का नाम स्टार्टअप है। कि आपके क्या चेंज, क्या डिस्ट्रप्शन आ सकता है, वो आपको ध्यान देने की जरूरत है। सिर्फ स्टार्टअप से या किसी भी कंसेप्ट को कमर्शियलाइज करके पैसा कमाना ही मकसद नहीं होना चाहिए। ऑब्वियसली बॉटम लाइन आपकी रेवेन्यू है, प्रॉफिट्स होंगे, आगे जाके मार्जिन से आप सस्टेन करेंगे, लेकिन अल्टीमेटली हम किसकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं और उसका क्या
एक सोशल इम्पैक्ट और चेंज लेके आ रहा है, ये जानना समझना भी बेहद जरूरी है। सेक्टर्स में एज ए मेंटर हमें सुनने को आता है कि हमारे पास यहाँ तो बहुत सारे आइडियाज हैं, या हम इनोवेटिव आइडिया उनमें से कैसे चुने, या हम कैसे उस इनोवेटिव आइडिया तक पहुंचे, या इनोवेटिव आइडिया होता क्या है। उसका बहुत सीधा सा आंसर है, इन 2-3 कहानियों ने शायद आपको थोड़ा सा ग्लिम्स दिया होगा। वो आइडिया इनोवेटिव होता है जो किसी की प्रॉब्लम को एड्रेस करता हो। आप हमेशा देखें क्या ये आइडिया किसी की प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है, वो प्रॉब्लम कितनी बड़ी है, कितनी प्रायोरिटाइज है, कि आगे जाके वो मास स्केल पे एक सोल्यूशन दे सकती है। वो प्रॉब्लम जिसको दुनिया इग्नोर कर सकती है या करती है, क्या उसका मैं सोल्यूशन दे सकता हूँ। आज से कुछ साल पहले किसी ने जरूर सोचा होगा ना कि बिजली, पानी, टेलीफोन, इन सब के बिल लाइन में लग के को खड़े होके क्यों दिए जाते हैं, क्यों इंतजार करना पड़ता है काउंटर पे, क्यों एक पैसा दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर करने के लिए हमें बैंकों में जाना पड़ता है। किसी ने ऐसा सोचा, उसको प्रॉब्लम समझ में आई और उन्होंने सॉल्यूशन निकाला इलेक्ट्रॉनिक या मोबाइल बैंकिंग का, जिसको आज हम नेट बैंकिंग या बहुत सारे नाम आ गए, पेटीएम, मोबीक्विक एंड ऑल आ गए। ये सब स्टार्टअप्स किसी प्रॉब्लम से शुरू हुए। मुझे याद है कि मेरे फादर मुझे हमेशा बिजली के बिल की लाइन में खड़ा करके चले जाते थे और 2-2 घंटे लाइन में लगते थे जब तक मैं काउंटर पे पहुंचता था। तो मैं भी ये सोचता था काश ऐसा कुछ एक मैकेनिज्म होता जहाँ घर बैठे मैं अपने बिजली के बिल, टेलीफोन के बिल, मोबाइल के बिल, यूटिलिटी बिल्स को 1 सेकंड में, एक झटके में पे कर पाता, मुझे लाइन में ना खड़ा होना पड़ता। तो आज उन लोगों ने उस प्रॉब्लम को क्रिटिसाइज नहीं किया, रेदर उनका सॉल्यूशन निकाला। आज इवन पैसा ट्रांजैक्शन करने के लिए आपको बैंक अकाउंट होने की जरूरत नहीं है। एक क्यूआर कोड स्कैन करके आप कोई भी कॉमर्शियलाइज शॉपिंग कर सकते हैं, पर्सनलाइज पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ये रेवोल्यूशन कहाँ से आया? ये रेवोल्यूशन आया उस सोच से जिन्होंने उस इनोवेटिव आइडिया को एक प्रॉब्लम से कनेक्ट करके उसको रिजॉल्व किया, और इसलिए आज पेटीएम एक ग्लोबल यूनिकॉर्न या बहुत बड़ा सक्सेसफुल स्टार्टअप है। सेकेंड, थिंक डिफरेंटली। उस आइडिया में ऐसा क्या अलग हो, ऐसा क्या नया हो जिसके थ्रू में एक बहुत बड़ा डिसरप्शन या चेंज लेके आऊं। फॉर एग्जाम्पल पेटीएम आज कहाँ नहीं पहुंचा। एक सब्जी वाला, एक ठेले वाला, या इवन बहुत लोअर लेवल पे जो जो पढ़ना लिखना नहीं जानते, उनके भी अगर पास में पेटीएम का क्यूआर कोड होता है तो हमारे जैसे लोगों को दिल को बहुत खुशी मिलती है कि पेटीएम का इम्पैक्ट और पेटीएम का सोल्यूशन उन लोगों तक पहुंचा है जो शायद उसको पढ़ना नहीं जानते, पर वही जानते हैं कि इसको जब स्कैन करेगा कोई तो मेरे पास पैसा आ जाए। ठीक उसी तरह मोबिलिटी, मोबाइल, डेटा नेटवर्क्स गली गली, गांव गांव तक पहुंच चुके हैं। ये वो आइडियाज हैं जिन्होंने हमारे जिंदगी में बहुत बड़े बदलाव लाए। आज हमारी पूरी लाइफ, हमारा डेली रूटीन इन सब स्टार्टअप्स के ऊपर मॉनिटर हो रहा है, सुपरवाइज हो रहा है, और इन स्टार्टअप से हम ईज ऑफ लाइफ फील कर रहे हैं। इमेजिन कीजिए अगर थोड़ी देर के लिए, 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए मैं सारे स्टार्टअप्स को बंद कर दूं, गूगल, फ्लिपकार्ट, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, स्विगी, जोमैटो, ये सारे स्टार्टअप्स के नाम ले रहा हूँ, इन सबको 2 घंटे के लिए हम बंद कर दें। रिपीट कर रहा हूँ क्वेश्चन, हम इंटरनेट बंद नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ स्टार्टअप्स को बंद कर रहे हैं। आपको 2 घंटे में लगेगा आप 200 साल पीछे चले गए, क्योंकि इन सब स्टार्टअप्स ने आपके मोबाइल में और आपके कंप्यूटर्स में जाके आपके अंदर इतना ज्यादा ईज ऑफ वर्किंग कर दिया है कि इसके बिना आज हमें कोई भी काम असंभव लगने लग गया है। और यही ब्यूटी है एंटरप्रेन्योरशिप की, यही ब्यूटी है स्टार्टअप्स की, कि उसको एक डीएनए की तरह अपनी लाइफ में वो ले जाएं और इस तरह से प्रॉब्लम सॉल्व करें कि उसके बिना एटलीस्ट लगे कि हम कुछ मिस कर रहे हैं। सो अपने आइडिया में भी आपको यही सोचना है कि ऐसी क्या प्रॉब्लम है जिसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ, और कल को अगर इस प्रॉब्लम को मैं सॉल्व करूँ किस लेवल का वो इम्पैक्ट आएगा। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, रिस्क कितनी लेनी है और कैसे लेनी है। रिस्क टेकिंग एबिलिटीज स्टार्टअप में बहुत जरूरी है। कभी भी ब्लाइंड रिस्क नहीं लेनी चाहिए, हमेशा कैलकुलेटेड रिस्क लेनी चाहिए। कैलकुलेटेड रिस्क का मतलब है वो रिस्क जो आप अफोर्ड कर सकें अगर वो इवन लूज भी हो जाए। द रिस्क विच यू कैन अफोर्ड टू लूज, कि अगर मेरा स्टार्टअप नहीं चला, उसका सॉल्यूशन इतना पॉपुलर नहीं हो पाया, तो भी मैं सस्टेन करके किसी और स्टार्टअप पे काम करूं या एक नए कैरियर का चुनाव कर सकूं।
मैं डिस्करेज नहीं हो जाऊं, मैं डिप्रेस नहीं हो जाऊं, मैं क्रैश आउट नहीं हो जाऊं। उस लेवल के रिस्क हमेशा लेनी चाहिए जिसको हम कहते हैं कैलकुलेटेड रिस्क। सो अपने आइडियाज में इन 3 चीजों को आप हमेशा ध्यान रखें, तो आपके रिसर्च और आपके आइडिया में, स्टार्टअप में जाने के बहुत सारे आपको एट्रीब्यूट्स दिखेंगे। वैलिडेशन ऑफ स्टार्टअप बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आइडिया सोचा, मैंने कंसेप्ट को आगे लेके गया, उस कंसेप्ट को मार्केट एक्सेप्ट कर, उसके बारे में 2-3 पैराग्राफ लिखें, एंड फाइनली कौन सा सॉल्यूशन है बॉटम लाइन में आके जो इन दोनों को एड्रेस करते हुए एक सोशल इंपैक्ट या बदलाव ला सकता है। ये एक शीट पे लिखना बेहद जरूरी है। शुरुआत में जब आप लिखेंगे हो सकता है आप 2-3 पेजेस लिखते हैं इसके ऊपर, और ये बहुत लाजमी है क्योंकि हम जब आइडिया लिखने जाते हैं तो काफी चीजें मन में होती हैं और लिखी जाती है। प्रूफ ऑफ कंसेप्ट को आपको धीरे धीरे समराइज करना पड़ेगा, उसको कट ऑफ करना पड़ेगा। जब आप ये 3 हेड्स लिख लें, उसमें से देखें क्या इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और सबसे ज्यादा अर्जेंट है या प्रायोरिटाइज्ड है, आप उसको अंडरलाइन करें, बाकी पोर्शन को धीरे धीरे मिनिमाइज करके हटा दें। 2-3 बार की प्रैक्टिस से आप पूरे आइडिया के प्रूफ ऑफ कंसेप्ट को 3 पैराग्राफ में शॉर्ट कर दें। आइडिया समरी, क्या प्रॉब्लम और सॉल्यूशन का ऑफर करते हैं। जिस दिन आप उस पेपर पे 3 पैराग्राफ में अपनी बात को लिखने या कहने लायक हो जाएंगे, या उसको आप लिख के एक्सप्रेस कर देंगे, समझिए कि आप आइडिया के तह तक पहुंच गए। आप उस आइडिया और कंसेप्ट को बहुत अच्छे से आप वैलिडेट कर सकते हैं। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, ये आइडिया या कंसेप्ट का जो सॉल्यूशन आपने सोचा है, ये बनाया किसके लिए है? कई बार हम सुनने में आता है, हम कोई भी सॉल्यूशन बनाते हैं और कई एंटरप्रेन्योर्स हमारे से आके कहते हैं ये तो कोई भी ले लेगा, इसको तो सब लोग लाइक करेंगे। दुनिया में ऐसा कोई सॉल्यूशन नहीं है जो कोई भी ले लेगा। हर सॉल्यूशन, हर प्रोडक्ट का एक सेलेक्टिव मार्केट है, यानी आपको टारगेट ऑडियंस कौन है ये पहचानना बहुत जरूरी है। हो सकता है वो मास स्केल का प्रोडक्ट, लेकिन उस मास स्केल में भी मोस्ट प्रायोरिटाइज टारगेट ऑडियंस कौन है जिसके लिए आपने ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन बनाया है, ये जानना बेहद जरूरी है। आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं जेंडर के बेस पे, एज के बेस पे, इनकम के बेस पे, ज्योग्राफी के बेस पे, या किसी पैरामीटर्स पे जिसके ऊपर ये सॉल्यूशन आधारित है। टारगेट ऑडियंस से ये मदद मिलेगी कि जब आप सैंपलिंग करेंगे, जब उसको आप नेक्स्ट लेवल पे कमर्शियलाइज करने की कोशिश करेंगे, जब आप प्रोटोटाइप टेस्टिंग करेंगे, तब आपको मालूम है कि आपको किसके पास जाना है। क्या ये एज ग्रुप 20 to 30 के बीच का एक सॉल्यूशन है? क्या ये इनकम ग्रुप 50,000 to 1 लाख पर एनएम के लिए है? या पर्टिकुलर ज्योग्राफी के लिए आपने पर्टिकुलर सॉल्यूशन डिजाइन किया? वैल्यू प्रोपोजिशन का मतलब है आप उस पर्टिकुलर आइडिया के अंदर ऐसा क्या अलग से जो हो सकता है मिलते जुलते कोई और सॉल्यूशन हो जिसमें वो बात नहीं है। यानी एज ए कंज्यूमर अगर मैं इस आइडिया को या आपके प्रोडक्ट को लूं तो मुझे क्या एक एडिशनल वैल्यू मिले। लास्ट में इसके बारे में जरूर विचार करें कि जिस दिन इसको हम कमर्शियलाइज करेंगे, ये रेवेन्यू यानी पैसा कैसे कमाएगा, क्योंकि बॉटम लाइन रेवेन्यू है, और मेरा बिजनेस मॉडल क्या होगा। आज के वक्त में, आज के युग में बहुत नए लेवल के बिजनेस मॉडल आ गए हैं। जैसे B2C का मतलब है बिजनेस टू कंज्यूमर। क्या आप किसी डायरेक्ट कंज्यूमर के लिए प्रोडक्ट बना रहे हैं, या B2B का मतलब है बिजनेस टू बिजनेस, या आप पर्टिकुलर बिजनेस टू बिजनेस के लिए, होलसेलर के लिए प्रोडक्ट बना रहे हैं। ठीक उसी तरह C2C, कंज्यूमर टू कंज्यूमर के लिए भी प्लेटफॉर्म बन सकता है, या एक डायरेक्ट मार्केटिंग हो सकती है, ऑफलाइन बिजनेस हो सकता है, या आज के वक्त में आप हाइब्रिड बिजनेस भी कर सकते हैं, यानी प्रोडक्ट को आप ऑफलाइन भी बेच सकते हैं, ऑनलाइन भी बेच सकते हैं। सो किसी भी आइडिया को वैलिडेट करने के लिए आपको ये 4 से 5 पॉइंटर्स समझना, जानना और उसको टैबुलेट करना पेपर पे बेहद जरूरी है। सिर्फ आइडिया को रिसर्च लेवल पे ले जाना और उसकी सिर्फ आउटकम देखना जरूरी नहीं है, उसका इम्पैक्ट और उसका कॉमर्शियल फैक्टर भी समझना बेहद जरूरी है। आज के वक्त में टेक्नोलॉजी के टूल्स इतने ज्यादा हैं जहां आप अपने आइडिया को घर घर पहुंचा सकते हैं। जरूरी नहीं कि आप कंपनी कॉमर्शियलाइज खोलें, आप कोई शॉप नहीं, आप कोई ऑफिस नहीं, आप बहुत से एम्प्लॉयज रखें। आप अपने जहां भी हॉस्टल में, कॉलेज में, या घर में बैठ के एक अच्छे आइडिया को सोशल मीडिया नेटवर्क के थ्रू आप अपने टारगेट ऑडियंस तक पहुंचा सकते हैं। तो जब भी आप आइडिया को वैलिडेट करें, आप सैंपलिंग जरूर करें, 100, 200, 500 लोगों के साथ उनको ट्रायल करें,
और उनसे फीडबैक लेके उस प्रोडक्ट या उस पर्टिकुलर प्रोटोटाइप को रिवाइज करें, उसको दोबारा से कर उसको ठीक करें। फाइनली जब ये लगे कि आपका फीडबैक सैंपल मार्केट से ऑलमोस्ट पॉजिटिव आ रहा है, तब यकीन मान के चलें ये स्टार्टअप एक नेक्स्ट लेवल पे जाने या एक प्रोडक्ट नेक्स्ट लेवल पे जाने के लिए तैयार हो गया है। आइडिया को एग्जीक्यूट करना सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे अहम आखिरी पड़ाव है। हमने कई बार देखा है रिसर्चर्स या स्कॉलर्स या स्टूडेंट्स एक आइडिया को वैलिडेट कर देते हैं, प्रोटोटाइप बना लेते हैं, लेकिन फाइनली एग्जीक्यूट नहीं करते हैं। और एग्जीक्यूशन का मतलब बहुत सिंपल है, आपको मालूम होनी चाहिए, यानी उसमें अगर कोई टेक्नोलॉजिकल इम्पैक्ट है या आपने कोई टेक्नोलॉजी के टूल्स यूज किए हैं तो वो कितने फीजिबल है। फॉर एग्जाम्पल आपने डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू उसको बनाया, या आपने वेबसाइट बनाई है, या आपको कल को उसके लिए मोबाइल ऐप बनाना है, तो वो कितना फीजिबल है। या आपको अपने कस्टमर को सोशल मीडिया के थ्रू टच करना है, वो कितना फीजिबल मीडियम है। सेकेंडली फाइनेंस, जो भी आपने प्रोडक्ट बनाया है उसकी मेकिंग, मैन्युफैक्चरिंग या डिवाइसिंग कॉस्ट क्या होगी, अप्रोक्सीमेशन वो प्रोडक्ट अपने आप में कितना कॉस्ट कंज्यूम करेगा, इसकी वायबिलिटी क्या है। ऐसा तो नहीं कि वो प्रोडक्ट ऑलरेडी मार्केट में पैरेलल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज के थ्रू बहुत कम कॉस्ट में जा रहा है और आपकी कॉस्ट बहुत हाई जा रही है। तो आपको फाइनेंशियल वायबिलिटी समझना भी बेहद जरूरी है। और सबसे इंपॉर्टेंट है एक सही मार्केटिंग, यानी आपको मालूम होना चाहिए मेरा टारगेट ऑडियंस कौन है। आपने वैलिडेट जिस टारगेट ऑडियंस के थ्रू किया है उसके अंदर करेक्टिव लूप से आपने उसको रिफाइन किया है, तो आप जानते हैं कि इन पर्टिकुलर सैम्पलिंग के थ्रू आपने इस प्रोडक्ट को एक फाइनल वेंचर या फाइनल कमर्शियल प्रोडक्ट का कन्वर्ट करने में मेहनत की है। और सही वक्त क्या है उस मार्केटिंग को पुश करने का। कोरोना काल में, पैंडेमिक के दौरान बहुत सारे इनोवेटिव प्रोडक्ट्स आए, कई ऐसे नए डिवाइस आए जिनका शायद उससे पहले कभी हमने जिंदगी में नाम नहीं सुना। सैनिटाइजर से लेके मास्क और ऑक्सीजन मीटर तक घर घर में उन्होंने अपनी जगह बना दी। तो ये एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, ये एक अपॉर्चुनिटी है कि किस वक्त हमें कौन सा प्रोडक्ट कैसे लॉन्च। जिस मीटिंग में आज हम बात कर रहे हैं, जूम मीटिंग के ऊपर, ऑनलाइन मीटिंग के ऊपर, ये भी पैंडेमिक में ज्यादा एजुकेशन के अंदर, ऑनलाइन एजुकेशन में, डिजिटल एजुकेशन में काम आई। और घर बैठे लोगों ने जूम मीटिंग के थ्रू, ऑनलाइन मीटिंग के थ्रू पढ़ाई करी। तो ये अपने आप में एक राइट टाइम की राइट मार्केटिंग थी। लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट है आपका अपना एक मेंटल एप्टीट्यूड और एटीट्यूड। किसी भी स्टार्टअप, किसी भी आइडिया के बीच में यकीन मानिए, मैं आपको शर्त से कह सकता हूं, हमेशा दिक्कतें आएंगी। अगर कोई आइडिया इनोवेटिव है ना, तो यकीन मानिए लोग उसको रेजिस्ट करेंगे, लोग उसको लेना शुरू में नहीं चाहेंगे, क्योंकि आप एक बदलाव लेके आ रहे हैं। यही साइन है चेंज होने का, कि पहली बार रेजिस्टेंस आता है, पहली बार बॉटल लेंगे, पहली बार आपको दिक्कतें आएंगी उस आइडिया को बताने में, लोगों को समझाने में, उस आइडिया को पोजीशन करने में, उस कंसेप्ट को लोगों के जहन पे उतारने में हमेशा दिक्कत आएगी। अगर कोई ऐसा आइडिया हो ना, आपने किसी को बताया हो और सामने बोला अरे भाई ये तो बहुत अच्छा आइडिया है पहली बार में, तो यकीन मानिए वो इनोवेटिव आइडिया नहीं। इसका मतलब ये कि उस आइडिया को ऑलरेडी वो बहुत पहले से या तो जानता था या उन सबकी नॉलेज में था। स्टार्टअप के अंदर, एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर शुरू के रेजिस्टेंस एक टेस्टिंग होते हैं, एक एसेट टेस्ट होते हैं, लर्निंग्स होती हैं, एक्सपीरियंसेस होते हैं, और उसको हम अपनी एटीट्यूड, अपने कमिटमेंट और अपने डिटर्मिनेशन से ही पास कर पाते हैं। आप हमेशा ही बिलीव करें कि जिस आइडिया, जिस स्ट्रक्चर, जिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट के ऊपर आप काम कर रहे हैं, जिस प्रोटोटाइप को आपने टेस्ट किया है, अगर वो वैलिडेटेड है और उसमें एक प्रॉब्लम सॉल्विंग एलिमेंट है जो सोल्यूशन, इम्पैक्ट या चेंज लेके आ रहा है, तो 100% वो आपके काम करेगा। ये विश्वास सबसे पहले आपको अपने ऊपर होना चाहिए। जब वो विश्वास आपकी आंखों में होगा, वही विश्वास वो आपके प्रोडक्ट में दिखेगा। जब आप दुनिया और अपने प्रोडक्ट पे विश्वास करेंगे, तभी दुनिया और मार्केट आप पे विश्वास करेगी। तो यस एटीट्यूड, या ये मैं कर सकता हूं, ये एटीट्यूड बिल्डअप करना बेहद जरूरी है। आज के वक्त में जितने भी स्टार्टअप्स या जितने भी बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स, इन सब बड़े नाम और ब्रांड्स के साथ आपके जीवन में एक बहुत बड़ा चेंज लेके आए हैं, इन सब ने शुरुआत बहुत बेसिक लेवल से की। बहुतों ने शुरुआत क्लासरूम से भी की है, हॉस्टल से की है, कुछ कॉलेज के ड्रॉप आउट्स भी हैं। तो अल्टीमेटली उन्होंने इस मुकाम को
अगर पाया है, यहाँ तक पहुंचे हैं, तो उसके पीछे उनका डिटर्मिनेशन, कमिटमेंट, उनकी विल पावर और उनका अपने आप में एक विश्वास बहुत जरूरी था, और तभी वो इस लेवल पे आज पहुंच पाए। तो ये विश्वास आपका, आपके कंसेप्ट, आइडिया पे, जिस प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर रहे हैं और जो सॉल्यूशन आप दे रहे हैं उसमें कितना बड़ा चेंज आएगा, ये आपको अपने एटीट्यूड में रखना पड़ेगा। अपने पे विश्वास और कॉन्फिडेंट मार्केट का विश्वास बनता है, कंज्यूमर का विश्वास बनता है। लोग आप पे तभी विश्वास करेंगे, कॉन्फिडेंस दिखाएंगे, जब उनको ये लगेगा कि आप अपने प्रोडक्ट पे उतना ही कॉन्फिडेंस रखते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड है, सेकेंड लास्ट स्लाइड है, ऑलमोस्ट लास्ट ऑफ द स्लाइड ऑफ दिस प्रेजेंटेशन, लेकिन ये सबसे महत्वपूर्ण और सबसे अहम स्लाइड है। हो सकता है आपने मेरी पुरानी स्लाइड्स या पुराने अभी तक 15-20 मिनट के स्पीच को शायद ठीक से नहीं सुन पाए या ध्यान नहीं दे पाए, कोई बात नहीं। अगर आपने इस स्लाइड पे ध्यान दिया और इस स्लाइड, तो आप किसी भी फील्ड में कोई भी एंटरप्रेन्योरशिप या स्टार्टअप का काम करेंगे, आप कभी पीछे नहीं हटेंगे। और अगर मान लीजिए आपने मेरे सारी स्लाइड्स पे पहले ध्यान दिया था, आपने ऑलरेडी मेरे स्पीच को बहुत ध्यान से सुना है, और इस स्लाइड को अगर आपने इग्नोर कर दिया, ये स्लाइड को अपने आपने रूटीन में नहीं उतारा, अपने माइंडसेट में, अपने एटीट्यूड में नहीं उतारा, तो भी शायद आपकी जर्नी अधूरी रह जाए। आई एम ऑडिबल नाउ मैम? Yes, sir, we can hear you. ओके, सो सबसे पहले समझना बहुत जरूरी है कि इंक्यूबेशन सेंटर का ऑब्जेक्टिव क्या है। किसी इंस्टीट्यूट में, किसी कॉलेज में हम जब एंटरप्रेन्योरशिप सेल या इंक्यूबेशन सेंटर की बात करते हैं, तो मेजरली उसका आउटकम क्या आएगा। इंक्यूबेशन सेंटर एक वो प्लेटफॉर्म है जहां पर एक रियल एंटरप्रेन्योरशिप या स्टार्टअप टैलेंट की शुरुआत होती है, नॉलेज शेयरिंग होती है, काफी कुछ बिजनेस अक्यूमेंट और एटीट्यूड के ऊपर बातचीत होती है, और अल्टीमेटली किसी आइडिया में क्या क्रिएटिविटी है और क्या इनोवेशन आगे हो सकता है, उनको हम एक एकेडमिक इन्वायरमेंट में किस लेवल पे आगे ले जा सकते हैं, ये अपने आप में बहुत बड़ा एक फोरम बनता है। तो इंक्यूबेशन सेंटर के ऑब्जेक्टिव विद्यार्थियों के लिए, रिसर्चर्स के लिए, फैकल्टीज के लिए, या किसी भी एक अच्छे आइडिएशन प्रोसेस के लिए जो एक स्टार्टअप का जन्म दे सकता है, उसको हम एक नए लेवल पे, एक नए बड़े लेवल पे ले जा सकें। जैसे कि थोड़ी देर पहले आपने कहा था कि ग्रामीण परिवेश में एक्सपोजर या फैसिलिटी नहीं होती, तो इंक्यूबेशन सेंटर अपने आप में वो प्लेटफॉर्म है जो इस एक्सपोजर को, आपके स्टार्टअप आइडियाज को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने में मदद करता है। नॉर्मली जब हम स्टार्टअप की बात करते हैं, जब हम आइडिया की बात करते हैं, तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले लास्ट सेशन में बताया था, काफी कुछ बहुत ही एक दिक्कतों का सामने शुरू में करना पड़ता है, रेजिस्टेंस आते हैं, एक अलग इन्वायरमेंट, एक पैशन ड्रेन, आर्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर जो इस पूरी ड्राइव्स को, इस पूरे एक माहौल को पॉजिटिव बनाए। वो कैसे बना सकते हैं? किसी भी इंक्यूबेशन सेंटर के लिए सबसे जरूरी और सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है मेंटोरशिप। नॉर्मल इंस्टीट्यूशन से मैंने देखा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत स्ट्रांग होता है, बिल्डिंग्स होती हैं, टेबल चेयर्स होती हैं, या फैसिलिटी वाइज फर्नीचर बहुत अच्छा लगा हुआ है, लेकिन अल्टीमेटली वहां पर एम्बियंस नहीं है, वो माहौल नहीं है जहां पर 2 स्टार्टअप 4 स्टार्टअप बैठ के अपनी बात करें, एक पॉजिटिविटी को फील करें। वो इसलिए होता है क्योंकि एक मेंटोरशिप, यानी मेंटोर वो एक शख्स है, या मेंटोरशिप का प्लेटफॉर्म एक वो फोरम है जिसके थ्रू आपके आइडियाज को एक नई पहल मिलती है, एक दिशा मिलती है। मेंटोर आपके बिजनेस को नेविगेट करते हैं, मेंटोर्स आपके आइडियाज में वो करने के लिए बताते हैं जो उन आइडिया को आगे ले जा सके, और साथ ही साथ आपको टू डू के साथ नॉट टू डू लिस्ट भी देते हैं। यानी टू डू यानी जो आपको जरूरी करना है, नॉट टू डू यानी जिनसे आपको बचना है, ताकि आपका कंसेप्ट जब वैलिडेट हो, वेरीफाई हो, या उस कंसेप्ट को हम आगे लेके जाएं, तो आपको उन मुश्किलात का सामना ना करना। तो वो पहले से ही प्रोएक्टिवली आपके आइडिया को एक शील्ड, एक कवच का पूरा प्रोटेक्शन देते हैं। सो मेंटोरशिप का होना
या मेंटोर के प्लेटफॉर्म्स का होना और ओवरऑल एक एक फैसिलिटेशन होना जहां पर मेंटोरशिप दी जाती है बहुत जरूरी है। अब ये मेंटोर्स कौन हो सकते हैं? ये आपके फैकल्टीज हो सकते हैं, एचओडीज हो सकते हैं, इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स हो सकते हैं, डिफरेंट बिजनेस कम्युनिटीज हो सकती हैं जिनको आप इंक्यूबेशन से कनेक्ट कर सकते हैं। इंडस्ट्री के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जिन्होंने शुरुआत बहुत ही बेसिक और स्क्रैच से करी है, जो आज बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, आप उनको अपने साथ कनेक्ट कर सकते हैं। ये वो मेंटोर्स हैं जो समय समय पे आके आपके स्टूडेंट्स और रिसर्चर्स को एक गाइडलाइंस, नेविगेशन और मॉरल सपोर्ट देते हैं। ये वो मेंटोर्स हैं जो अल्टीमेटली आपके लिए पॉजिटिविटी और मोटिवेशन का बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म रखते हैं। और शुरुआत के स्टार्टअप के दिनों में मोटिवेशन, स्पिरिट और पॉजिटिविटी की बेहद जरूरी होती है। इनोवेशन, डिसरप्शन और एग्जीक्यूशन तभी होता है जब आप एक मेंटोरशिप का सिनेरियो क्रिएट करते हैं और आप देखेंगे धीरे धीरे ये ड्राइनेस अपने आप में एक बहुत ग्रीनी स्पेस बन जाती है, जहां पर स्टूडेंट्स और रिसर्चर्स खुल के अपने आइडिया, कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, सेमिनार्स में आइडिया डिस्कस होते हैं, बहुत सारे ऐसे इंडस्ट्री ज्यादा सपोर्ट मिलता है अपने आइडिया को नेक्स्ट लेवल को ले जाने के लिए, क्योंकि वो उनके एक्सपीरियंस से काफी कुछ उनको बेस लाइन है आपका मेंटोरशिप प्लेटफॉर्म, यानी वो शख्स जो इंडस्ट्री में आप उनको अपने इंक्यूबेशन सेंटर के प्लेटफॉर्म से जोड़ें। सेकंड, जो बेसिक फैसिलिटेशन है, जैसे एक किसी हॉल में आपने इंक्यूबेशन सेंटर बनाया है, उसमें एक बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर का फैसिलिटी होना बेहद जरूरी है, जो कि बहुत कॉमन चीजें हैं। जैसे आपका एक वाईफाई है, आपने छोटा सा कॉन्फ्रेंस जोन बना रखा है जहां वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की फैसिलिटी दे सकते हैं, फर्निश्ड अनफर्निश्ड क्यूबिकल ऑफिस या कोवर्किंग स्पेस आप बना सकते हैं। विजिबिलिटी होना बहुत जरूरी है, यानी इस इंक्यूबेशन को आपको सोशल मीडिया पे और एक ऑफलाइन मीडिया पे ब्रांड, एज ए इंस्टीट्यूट के ब्रांड के रूप में विजिबल करना बेहद जरूरी, ताकि ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्री एक्सपर्ट और बिजनेस फोरम आपसे जुड़ सके। मेंटरिंग, मैंने आपको काफी इंपॉर्टेंटली आपको एक फैक्टर बताया कि मेंटरिंग होना बेहद जरूरी है। मेंटरिंग में क्यों बार बार एम्फेसाइज कर रहा हूँ, क्योंकि जब मैं यूएस में था और मैंने वेस्टर्न कल्चर देखा, वहां पर अधिकतर ऐसा माना जाता है कि जो हिट रेट है, जो सक्सेस रेट है स्टार्टअप को करीब 12 से 15% है, लेकिन इंडिया में ये 2 से 3%, अब थोड़ा बेहतर होकर 5% आया। उसका एक बहुत बड़ा फैक्टर है, ऐसा नहीं कि हमारे विद्यार्थी, हमारे इंडियन स्टार्टअप्स या एंटरप्रेन्योर्स जो हैं वो इनोवेटिवली नहीं सोच पाते, रदर वो कहीं बेटर इनोवेटिव और क्रिएटिव है, उनका स्टेमिना कहीं कहीं बेटर है। कभी कहां पर है? मेंटोरशिप की। वेस्टर्न कंट्रीज में जब भी कोई विद्यार्थी, कोई भी स्टूडेंट एक आइडिया को अपने पेपर पे लिखता है, वो सबसे पहले मेंटोर ढूंढता है, वो सबसे पहले मेंटोर को एंगेज करता है जो उस आइडिया को रिफाइन करे, हेल्प करे, सपोर्ट करे, उस आइडिया से रिलेवेंट लोगों से जोड़े, इंडस्ट्री और बिजनेस का कनेक्ट दे, और उस आइडिया को नेक्स्ट लेवल पे और हर लेवल पे किस तरह से लेके जाना है उसकी पूरी रोड मैप और गाइडलाइन बना के। शायद इंडिया में वो कल्चर अब धीरे धीरे डेवलप हो रहा है। सो मेंटोरशिप अपने आप में किसी भी इंक्यूबेशन के सक्सेस का बहुत अहम और बहुत इंपॉर्टेंट वाइटल कंपोनेंट है। तो मेरी गुजारिश है आपके मैनेजमेंट, आपके ऑर्गेनाइजेशन कमेटी से, आप एक पूल ऑफ मेंटोर तैयार करें जो आपके समय समय